हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये साइंस की सीरीज़ चल रही है और जिसमें आप लोग को फिजिक्स का क्वेश्चन कराया जा रहा है। फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यास्त के पूर्व सूर्य गहरा नारंगी लाल आभायुक्त प्रतीत होता है क्योंकि सूर्यास्त के पूर्व जो सूर्य है वो उसका जो कलर होता है वो गहरा नारंगी लाल आभायुक्त प्रतीत होता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है, दिन के अंत में सूर्य अति तप्त होता है। ऑप्शन ए है कि दिन के अंत में जो सूर्य होता है वो अति तप्त होता है। ऑप्शन बी है, संध्या में सूर्य में हीलियम की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन सी है, सूर्य केवल नारंगी लाल वर्ण का प्रकाश उत्सर्जित करता है। ऑप्शन डी है, सूर्य के प्रकाश को अधिक मोटे वायुमंडल में गमन करना पड़ता है जिससे कि अन्य वर्ण प्रकीर्णित हो जाते हैं और पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसमें दिया है कि सूर्यास्त के पूर्व सूर्य का गहरा नारंगी लाल आभायुक्त प्रतीत होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो सूर्य की किरणें होती हैं वो पृथ्वी के वायुमंडल में अधिक दूरी तय करती हैं जिससे सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है और इसलिए ये लाल नारंगी दिखाई देता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। इसलिए ये इसका जो सूर्यास्त के पहले जो सूर्य होता है वो गहरा लाल या नारंगी कलर का दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा कि सूर्य के प्रकाश को अधिक मोटे वायुमंडल में गमन करना पड़ता है जिससे अन्य वर्ण प्रकीर्णित हो जाते हैं और पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साबुन के बुलबुले को श्वेत वर्णी प्रकाश में देखने पर उनमें अनेक रंग दिखाई पड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? आप लोगों ने भी देखा होगा कि साबुन का जो बुलबुला होता है वो प्रकाश में जब श्वेत वर्णी प्रकाश में आता है तो वो अनेक कलर में दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है, पतली फिल्म द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। बी है, बुलबुले द्वारा परावर्तित प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होता है। ऑप्शन सी है, प्रकाश के वर्ण परिक्षेपण के कारण होता है और ऑप्शन डी है, साबुन के घोल की वर्ण विशेषताओं के कारण होता है। तो जो साबुन के बुलबुले का जो श्वेत वर्णी प्रकाश में देखने पर उनमें अनेक रंग में दिखाई पड़ते हैं, ये परावर्तित प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होता है। बुलबुले द्वारा जो परावर्तित प्रकाश होता है उसके व्यतिकरण के कारण होता है। तो इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बुलबुले द्वारा परावर्तित प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये देख लेते हैं कि व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण किसे कहते हैं। तो जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हैं तो उनके जो अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता परिवर्तन होती है, इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, वस्तु की त्रिआयामी प्रतिबिंबों के अभिलेखन की तकनीक क्या कहलाती है? जो वस्तुओं की त्रिआयामी प्रतिबिंब होते हैं उनके अभिलेखों की तकनीक को क्या कहते हैं? त्रिआयामी प्रतिबिंबों के अभिलेखों के तकनीक को क्या कहते हैं? 3 डायमेंशनल इमेज। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है, श्रव्यता आलेखन कहलाती है। ऑप्शन बी है, कोशाक्रमानुलेखन कहलाती है। ऑप्शन सी है, होलोग्राफी कहलाती है। ऑप्शन डी है, फोटोग्राफी कहलाती है। जो त्रिआयामी प्रतिबिंब होते हैं उसे होलोग्राफी कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंग के गमन में होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंग के गमन में होता है, क्या होता है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है, पदार्थ का अभिगमन होता है। बी है, ऊर्जा का अभिगमन होता है। सी है, द्रव्यमान का अभिगमन होता है और डी है, किसी का भी अभिगमन नहीं होता है।
तो जब तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करती हैं तो उसमें ऊर्जा का अभिगमन होता है। किसका होता है अभिगमन? ऊर्जा का अभिगमन होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ध्वनि का तारत्व पिच या तीक्ष्णता का निर्धारण ध्वनि करता है। ध्वनि का जो तारत्व होता है, तीक्ष्णता होता है, वो किसके द्वारा उसका निर्धारण किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है वेग से होता है, ऑप्शन बी है आयाम से ज्ञात होता है, ऑप्शन सी है आवृत्ति से होता है, ऑप्शन डी है प्रबलता से होता है। तो जो ध्वनि का तारत्व होता है या पिच होता है या तीक्ष्णता होती है वो किसके द्वारा निर्धारण होती है? तो वो आवृत्ति के द्वारा उसका निर्धारण किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? आवृत्ति के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर के तीक्ष्ण होने का कारण उसकी क्या है? जैसे जो पुरुष होते हैं उनकी आवाज़ की अपेक्षा स्त्रियों का जो आवाज़ होता है वो ज़्यादा तेज होता है, तीक्ष्ण होता है। ये किसके कारण से होता है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है उच्च आवृत्ति के कारण, बी है उच्च आयाम के कारण, सी है निम्न आवृत्ति के कारण और डी है कमज़ोर वाक् तंतु के कारण। तो पुरुष की अपेक्षा स्त्रियों की जो स्वर के तीक्ष्ण होने का कारण होता है वो उच्च आवृत्ति के कारण होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है उच्च आवृत्ति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण उसके किसके द्वारा करते हैं? ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण उसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है आयाम से करते हैं, बी है आवृत्ति से करते हैं, सी है तरंगदैर्घ्य से करते हैं और डी है वेग से करते हैं। तो ध्वनि की जो प्रबलता होती है उसकी निर्धारण करते हैं वो आयाम से करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, आयाम से ध्वनि की तीव्रता का निर्धारण करते हैं। प्रबलता का निर्धारण आयाम के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का अधिकतम वेग किसमें ध्वनि का अधिकतम वेग होता है? ध्वनि का अधिकतम वेग किसमें होता है? निर्वात में होता है, वायु में होता है, जल में होता है या इस्पात में होता है? तो ध्वनि का अधिकतम वेग जो होता है वो इस्पात में होता है। ध्वनि का अधिकतम वेग किस में होगा? इस्पात में होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। यह यहाँ देख लेते हैं कि किस में ध्वनि का वेग कितना होता है। जैसे वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। जल में 1450 मीटर प्रति सेकंड होता है। कांच में 5640 मीटर प्रति सेकंड होता है। भाप में 405 मीटर प्रति सेकंड होता है और लोहे में 5130 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो सबसे ज़्यादा इसमें कांच में दिया है 5640 मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि उच्चतम वेग से। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 0 डिग्री सेल्सियस पर शुष्क वायु में गमन करता है, 30 डिग्री सेल्सियस पर शुष्क वायु में गमन करता है। ऑप्शन सी है 0 डिग्री पर आर्द्र वायु में गमन करता है और ऑप्शन डी है 30 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र वायु में गमन करता है। तो जो उच्चतम वेग होता है ध्वनि की वो आर्द्र वायु में गमन करता है। तो इसमें ऑप्शन ये दिया है कि 30 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र वायु में गमन करता है। जैसे ठंडियों के दिनों में देखेंगे तो आवाज़ जो ध्वनि होती है वो ज़्यादा दूर तक सुनाई देती है, तो आर्द्र की वजह से होता है। वायुमंडल में जो आर्द्रता होती है उसकी वजह से होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। इसके बारे में कुछ और जानते हैं। माध्यम का ताप बढ़ाने पर उनमें ध्वनि की जो चाल होती है वो बढ़ जाती है। ताप बढ़ाएंगे तो चाल भी ध्वनि की क्या होगी? बढ़ जाएगी। आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। जो आर्द्रता होती है वायु में उसमें जो ध्वनि की चाल होती है वो क्या होती है? अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्क संख्या या मैच नंबर का संबंध है। जो मार्क संख्या या मैच नंबर है उसका संबंध किससे है? उसका संबंध किससे है? तो ऑप्शन देखते हैं। ए है ध्वनि के वेग से है, बी है जलयान के वेग से है, सी है वायुमंडल के वेग से वायुयान के वेग से है
जो इसमें ऑप्शन सी है वायुयान के वेग से है और डी है अंतरिक्ष यान के वेग से है। तो माक नंबर या माक संख्या या मैच नंबर का संबंध जो है वो वायुयान के वेग से है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिध्वनि के उत्पन्न होने का कारण क्या है। प्रतिध्वनि मतलब अगर हम यहाँ से बोलते हैं तो अगर सामने दीवार है तो उससे टकरा के जो ध्वनि आती है उसे ही हम प्रतिध्वनि बोलते हैं। तो इसमें पूछा है कि प्रतिध्वनि के उत्पन्न होने का कारण, प्रतिध्वनि के उत्पन्न होने का कारण क्या है। ऑप्शन ए है ध्वनि का परावर्तन, बी है ध्वनि का अपवर्तन, सी है ध्वनि का विवर्तन और डी है ध्वनि का ध्रुवण। तो इसमें इसका आंसर होगा कि प्रतिध्वनि के उत्पन्न होने का कारण क्या है, ध्वनि का परावर्तन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिध्वनि मूल ध्वनि से अलग तब सुनाई पड़ती है जब ध्वनि स्रोत व परावर्तक सतह के मध्य न्यूनतम अंतराल कितना होता है। कह रहा है कि जब प्रतिध्वनि मूल ध्वनि से अलग तब सुनाई पड़ता है जब ध्वनि स्रोत व परावर्तन सतह के मध्य न्यूनतम अंतराल कितना होना चाहिए। अगर हम यहाँ खड़े हैं और यहाँ से बोलते हैं और ये दीवार है तो इन दोनों के मध्य में जो न्यूनतम अंतराल है वो कितना होना चाहिए, ये क्वेश्चन ने पूछा है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 10 मीटर हो, बी है 17 मीटर हो, सी है 34 मीटर हो और डी है 100 मीटर हो। तो इसमें जो प्रतिध्वनि मूल ध्वनि के से अलग तब सुनाई पड़ती है जब ध्वनि स्रोत व परावर्तन सतह के मध्य जो न्यूनतम अंतराल होगा वो 17 मीटर हो। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चमगादड़ अंधकार में भी उड़ सकते हैं क्योंकि जो चमगादड़ होते हैं वो अंधकार में भी उड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्यों उड़ लेते हैं वो। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है वे अंधकार में सुगमता से देख पाते हैं, बी है उनके नेत्र का तारा पुतली बहुत बड़ा होता है, सी है वे अपने द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों अल्ट्रासोनिक वेव्स की सहायता से अपने मार्ग का दर्शन कर पाते हैं। ऑप्शन डी है सभी पक्षी ऐसा करने में समर्थ हैं। तो जो चमगादड़ होता है वो अपने अंदर से पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न करता है जिससे वो मार्ग का दर्शन कर पाता है। तो इसमें सही आंसर ये ऑप्शन नंबर सी है कि वो अपने द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों के सहायता से अपने मार्ग का दर्शन कर पाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई किसी प्रेक्षक से दूर जा रही है तो सायरन के सामान्य तरत्व तीक्ष्णता के सापेक्ष उसकी ध्वनि का तारत्व क्या होगा। एक पुलिस की गाड़ी, ये पुलिस की गाड़ी है यहाँ पे और ये पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई किसी प्रेक्षक से दूर जा रही है। ये प्रेक्षक यहाँ पे है और ये पुलिस की गाड़ी है, यहाँ ये जा रही है, इससे दूर जा रही है। अगर ये इधर जा रही है, दूर जाएगी तो जाहिर सी बात है कि कम सुनाई पड़ेगा। तो इसमें ऑप्शन में दिया है कि तारत्व तो क्या होगा, कम होगा, एक समान होगा, अधिक होगा, गाड़ी के गति अनुसार कम या अधिक होगा। तो इसमें क्या होगा, कम होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक छड़ चुंबक के सिरे पर चिपक कर लटके दो इस्पात आलपीन के ऊर्ध्वाधर एक सीध में नहीं लटक पाते हैं, ऐसा क्यों होता है। जो एक छड़ के चुंबक के सिरे से चिपके लटके दो इस्पात आलपीन वो सीधे नहीं लटक पाते हैं, ऐसा क्यों होता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है पीनों के शीर्ष ठीक प्रकार से गोल नहीं बने होते हैं। ऑप्शन बी है पीनों के शीर्ष गोलाकार होते हैं। ऑप्शन सी है समान ध्रुव एक दूसरे के प्रतिकर्षित होते हैं। डी है पिन चुंबकीय पदार्थ के बने होते हैं। तो इसका जो दिया है कि एक छड़ चुंबक के सिरे पर चिपक कर लटके दो इस्पात और पिन ऊर्ध्वाधर नहीं लटक पाते हैं, ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि
इनकी जो ध्रुव होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर के सूखे बालों में कंघी रबड़ की कंघी से कंघी करने पर कड़कड़ाहट की ध्वनि का कारण क्या है? अगर सिर में हम कंघी करते हैं तो उसमें कड़कड़ाहट की ध्वनि आती है, उसका कारण क्या होता है? ऑप्शन ए है आवेशित कंघे से बालों का टकराना, बी है छोटे छोटे विद्युत स्फुरण, सी है कंधे द्वारा बालों में रगड़, कंघे द्वारा बालों में रगड़, और डी है उपरोक्त जैसा कुछ नहीं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि उसमें छोटे छोटे विद्युत स्फुरण होते हैं। इसके कारण क्या होता है, बालों में कंघी करने पर कड़कड़ाहट की आवाज़ आती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में संधारित्र का प्रयोग होता है। विद्युत परिपथ में जो संधारित्र हैं, कैपेसिटर, कंडेंसर, ये जो इसका प्रयोग करते हैं वो होता है, वो किसका प्रयोग किसमें करते हैं? ऑप्शन ए है वोल्टता के अपचयन हेतु करते हैं, बी है वोल्टता के उच्चयन हेतु करते हैं, सी है विद्युत आवेश के संग्रहण हेतु करते हैं, और डी है विद्युत आवेश उत्पन्न करने हेतु करते हैं। तो विद्युत परिपथ में जो संधारित्र होता है इसका प्रयोग हम विद्युत आवेश के संग्रहण हेतु करते हैं। विद्युत आवेश के संग्रहण हेतु हम विद्युत परिपथ में संधारित्र का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखितों में से अर्धचालक कौन सा है? निम्नलिखित में से अर्धचालक कौन सा है? ऑप्शन ए है फॉस्फोरस है, बी है लकड़ी है, सी है सिलिकॉन है, और डी है कांच है। तो निम्नलिखित में से जो अर्धचालक है वो सिलिकॉन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? ऑप्शन ए है विद्युत पंखा, बी है टेलीफोन रिसीवर, सी है कार्बन माइक्रोफोन, और डी है डायनमो। जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित नहीं है वो क्या है? वो कार्बन माइक्रोफोन है। कार्बन माइक्रोफोन जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नर्म लोहे पर आकर्षण बल का प्रयोग करता है? इसमें से कौन है जो नर्म लोहे पर आकर्षण बल का प्रयोग करता है? ऑप्शन ए है कार्बन माइक्रोफोन, बी है टेलीफोन रिसीवर, सी है साधारण मोटर, और डी है डायनमो। तो जो नर्म लोहे पर आकर्षण बल का प्रयोग करता है, नर्म लोहे पर आकर्षण बल का प्रयोग इसमें कौन करता है? टेलीफोन रिसीवर। जो टेलीफोन रिसीवर है वो नर्म लोहे पर आकर्षण बल का प्रयोग करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है।